आज के न्यूज़पेपर का पहला आर्टिकल आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड है। आदित्य L1 मिशन, जैसा हम जानते हैं, यहाँ पर L1 जो है वो लैग्रेंज पॉइंट को दर्शाता है। हमने पहले ही आपको बताया है कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल लोकेशन जो होती है वो अर्थ और सन के बीच की, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो बैलेंस होता है। आप हमेशा याद रखिए, जब भी लैग्रेंज पॉइंट आपसे पूछेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा, लैग्रेंज पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटेशन और सन की ग्रेविटेशन, क्योंकि लैग्रेंज पॉइंट L1 है। जैसे लास्ट लेक्चर में और सेपरेट वीडियो मैंने आदित्य L1 से बनाई है, तो मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, तो यहाँ पर लैग्रेंजे पॉइंट होगा। ये लैग्रेंजे पॉइंट L1 है, यहाँ पर L5 है, L4 समथिंग यहाँ है, L2 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये लैग्रेंज पॉइंट, इसका सन का ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों मिलकर यहाँ पर बैलेंस बनाएंगे। ये ऐसे हिलता रहेगा, जैसे ये देखो, ये येलो कलर हिल रहा है, ये इस जगह पर हिलता रहेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर ही किसी सैटेलाइट को या फिर किसी ऑर्बिटरी को क्यों लॉन्च करते हैं, उसके पीछे रीज़न होता है। लैग्रेंजे पॉइंट क्या करता है कि फ्यूल के खर्चे को कम कर देता है। आप नोट कर लें, लैग्रेंज पॉइंट फ्यूल के खर्चे को कम कर देता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस मिशन को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया, तो ये PSLV, ये जो हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। हम जानते हैं कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक ऐसा व्हीकल था जो 4 स्टेज व्हीकल था और जिसमें फर्स्ट टाइम लिक्विड स्टेज को इंट्रोड्यूस किया गया। आप ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडिया में ऐसा पहला व्हीकल था जो पहले सॉलिड स्टेज लॉन्च व्हीकल होते थे, उसको रिमूव करके ये लिक्विड स्टेज लॉन्च व्हीकल हुआ। आप यहाँ मुझे गलत साबित कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ एक चीज़ नहीं बताई। कोई भी लॉन्च व्हीकल होता है, उसकी फर्स्ट स्टेज, देखो ये 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वो सॉलिड स्टेज होती है। देखो सॉलिड का क्या मतलब आप समझ नहीं पाते हो। देखो वो एक होता है लिक्विड फ्यूल, एज ए एग्जाम्पल, हिपोथेटिकल एग्जाम्पल है पेट्रोल। तो ये लिक्विड फ्यूल जो है, लिक्विड फ्यूल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐसी सॉलिड फ्यूल होता है। जब हम किसी लॉन्च व्हीकल को ऊपर लॉन्च करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्फोर्स की ज़रूरत होती है। वो इन्फोर्समेंट हमें सॉलिड, जो क्या कहते हैं, सॉलिड फ्यूल होता है, उससे मिलता है। तो ये एक चीज़ है, यहाँ पर हमने जान ली कि पोलर लॉन्च व्हीकल जो है वो 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है और ये पहला ऐसा व्हीकल था जिसमें लिक्विड स्टेज आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ नोट करने की है कि इस जो आदित्य L1 मिशन को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। ये पहला ऐसा लॉन्च व्हीकल था इंडिया की हिस्ट्री में जिसमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज लिक्विड स्टेज थी और फर्स्ट स्टेज सॉलिड थी। ये चीज़ यहाँ पर हमारी क्लियर हो गई है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम पोलर ही क्यों है, आपको हर चीज़ को रीजनिंग करना पड़ेगी। आप ये देखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम पोलर ही क्यों होता है। ये मान लीजिए अर्थ है, अब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या करता है, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ चक्कर लगाता है। जब एक पोल से दूसरे पोल की तरफ चक्कर लगाता है तो ये पोलर रीजन में ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। मतलब अगर हम कोई वेदर से रिलेटेड सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ सैटेलाइट लॉन्च करके छोड़ दिया लॉन्च व्हीकल ने, और ये सैटेलाइट ऐसे चक्कर लगाएगा, तो क्या करेगा, ये अपने जो पोल रीजन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेगा। तो पोल रीजन को फोकस करने के बाद क्या होगा कि ये फ्यूल की तो कमी होगी। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि पोलर रीजन में कंसंट्रेट करने की वजह से ये बहुत सारे रिसोर्सेज का पता लगाता। तो ये हमने चीज़ जानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम पोलर सैटेलाइट क्यों है, क्योंकि ये पोल की तरफ ज़्यादा फोकस करता है। दूसरी चीज़ क्या है, ये जब भी हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करते हैं तो वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होता है। अब सन सिंक्रोनस, एक और कठिनाई आपके सामने आ गई। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है,
जो सन को सिंक्रोनाइज कर ले। देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है जो सन को सिंक्रोनाइज कर ले, मतलब सन के अकॉर्डिंग, सन के टाइम के अकॉर्डिंग जो चलता है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए क्या होता है। ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, ये ऐसे मूव कर रहा है पोल पे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए सन है। तो जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, हर दिन आप ये चीज़ ध्यान रखिए, हर दिन एक जगह एक टाइम पर आता है, मतलब एवरी डे वन प्लेस वन टाइम आता है। जबकि जो होता है ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी, ये मान लीजिए अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के जो लाइन पर सैटेलाइट चल रहा है उसे जियो स्टेशनरी कहते हैं। और जियो सिंक्रोनस किसे कहते हैं, जो पोलर से टिल्टेड है, और या फिर कह लीजिए इक्वेटर से टिल्टेड है, ये इस तरह से चल रहा है, ये जियो सिंक्रोनस है, ठीक है। ये जियो सिंक्रोनस। अब आप जियो सिंक्रोनस की एक खास बात देखिए जियो स्टेशनरी की, कि ये एक ही समय पर और हर टाइम एक ही जगह पर ध्यान देते हैं। देखो मैंने क्या बताया, अभी आपको बताया कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होते हैं। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होते हैं कि सन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और पर डे एक जगह पे ध्यान देते हैं, पर डे बोला। और मैंने बोला जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस क्या करते हैं, हर टाइम एक जगह ध्यान देते हैं, हर टाइम। मतलब अगर ये चल रहे हैं तो अर्थ की रोटेशन से ये सैटेलाइट यहाँ चलेगा, ऐसे अर्थ चल रही है तो सैटेलाइट भी चलेगा, तो ये हर टाइम इसी पोजीशन के साथ रहेगा। आप अंतर ध्यान कर लीजिए, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने क्लियर करते करते मुझे बहुत टाइम हुआ। आप नोट कर लीजिए जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी और सन सिंक्रोनस। देखो सन सिंक्रोनस क्या होता है, एवरी डे एवरी प्लेस सेम टाइम, मतलब हर दिन घूमेगा और उस जगह पर एक टाइम पर आएगा। जबकि जियो स्टेशनरी क्या होता है, हर समय एक ही जगह रहेगा, इसमें एवरी डे एवरी टाइम कुछ नहीं, ये इसी के साथ चलता रहेगा। ये अगर यहाँ मूव हुआ तो ये भी यहाँ मूव हो जाएगा, ये अगर यहाँ मूव हुआ तो ये भी यहाँ मूव हो जाएगा। आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि लैग्रेंजे पॉइंट क्या होता है, कैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस बैलेंस बनाकर रखती हैं, उससे हमारे फ्यूल का खर्चा कम होता है। दूसरी चीज़ मैंने बता दी कि आदित्य L1 जो है PSLV से लॉन्च किया गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पोलर ही नाम क्यों रखा गया। क्या लॉन्च व्हीकल सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में मैंने आपको बता दिया, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है ये बेसिक है, अगर आपको ये सब नहीं पता है और आप आगे बढ़ जाते हैं तो बेकार है, आपको ये बेसिक चीज़ें जानना ही होंगी, ठीक है। अगली चीज़ हम देख लेते हैं जो है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। वन नेशन वन इलेक्शन जो है बहुत चर्चा में है। अभी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई गई है, उस कमेटी जो है वो एनालाइज करेगी। तो इसमें अधीर रंजन चौधरी जो है उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है, ये कहते हुए कि ये जो आप ये वन नेशन वन इलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ठीक है, और ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ठीक है, और ये यूनिटरी वाइसनेस क्रिएट करेगा, स्टेट्स के राइट्स को कर्टेल करेगा, और जो पीपल के पॉलिटिकल राइट हैं उसको कर्टेल करेगा। मतलब मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ आपको बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आप जब मेंस आंसर लिखेंगे तो पूछेगा वन नेशन वन इलेक्शन के प्रॉज एंड कॉन्स बता दीजिए। आपको मैं वन नेशन वन इलेक्शन के प्रॉज बता देता हूँ। प्रॉज क्या है, प्रॉज क्या है मतलब कि उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट क्या है। पहली बात ये फाइनेंशियल बर्डन को हमारे कम करेगा। देखिए आज इंडिया में बहुत सारे इलेक्शन होते हैं, उस इलेक्शन में बहुत तेज़ी से आपको बताऊंगा क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। तो हमारे जो इलेक्शन होते हैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, और एवरी टाइम एवरी डे और एवरी मंथ हर कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं, उससे फाइनेंशियल का लॉस बहुत होता है। तो पहली बात ये फाइनेंस को रिडक्शन करेगा, पहला पॉइंट लिख लीजिए आप कि फाइनेंस को रिडक्शन करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि बेटर यूटिलाइजेशन होगा फाइनेंस का, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस लिख लीजिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि यूटिलाइजेशन होगा। जैसे क्या होता है बहुत सारे रिसोर्सेज इलेक्शन कैंपेन में चले जाते हैं और लोग जो है लूप होल्स के थ्रू इलेक्शन में बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वेस्टेज होते हैं, उसको हम अदर जगह पर लगा सकते हैं और उसको मतलब रीजनल पार्टी अदर प्लेसेस पर यूज़ कर सकती हैं, ठीक है।
जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए। देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन वो चीज़ होती है जो पार्टियों के बीच में सहमति हो जाती है, कोई भी स्टेचुटरी बैकिंग नहीं है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया, बस एक कन्वेंशन है। तो कन्वेंशन ये क्या, कन्वेंशन क्या कहता है कि पार्टीज जो है मॉडल कोड कंडक्ट होते ही अपने जो है मॉडल जो धारा 144 लागू हो जाएगी, समथिंग इस टाइप में है। मॉडल कोड कंडक्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि इलेक्शन पार्टी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगी, शराब का कैंपेन नहीं करेंगी, शराब नहीं बांटेंगी, आज से जो है ये यहाँ पर शांति बनाए रखेंगी, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगी ताकि जो रीजनल बाइसनेस प्रोड्यूस हो, धर्म के बीच कन्फ्लिक्ट हो। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस के बाद गवर्नेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा, इम्प्रूव होगा, इंट्रोड्यूस तो नहीं इम्प्रूव होगा। कैसे इम्प्रूव होगा भाई, जब चुनाव नहीं होंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। मैंने बोला गवर्नेंस सिस्टम इम्प्रूव होगा, गवर्नमेंट नहीं बोला, गवर्नेंस। गवर्नेंस में क्या आता है कि आप किसी भी रीजन को कैसे गवर्न करेंगे, ठीक है। तो ये होगा एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी आएगी, चौथा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से क्या होगा कि बहुत सारी जो स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं पॉलिटिकल हर्डल की वजह से, बोर्ड बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से गवर्नेंस नहीं आ पाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट नहीं हो पाते हैं, वो सब होएगा, ठीक है। तीसरा बात इंटरनल सिक्योरिटी में इंप्रूव होगा कि हम चुनाव के अलावा जो फोर्सेस हर समय चुनाव में इन्वॉल्व रहती हैं वो इन्वॉल्व नहीं रहेंगी। ब्लैक मनी का रिडक्शन तो हो ही जाएगा भाई, पूरे साल जब चुनाव नहीं होगा तो ब्लैक मनी ऑब्वियस सी बात है रिडक्शन हो जाएगा, और पॉपुलिस्ट मेजर नहीं लिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, रिडक्शन ऑफ पॉपुलिस्ट मेजर, मतलब पॉपुलिस्ट मेजर में रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। पॉपुलिस्ट मेजर क्या होते हैं, मान लीजिए मैंने कहा आपको मैं फ्रिज दूंगा अगले इलेक्शन में, मैंने कहा आपको फ्री में बिजली दूंगा, ठीक है, मैंने कहा आपको जो है वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपके घर ही पहुंचा दूंगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉपुलिस्ट मेजर होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंशियल बर्डन है वो गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज़ ये भी होती है कि लोग जो है अपने करियर पर ध्यान ना देकर केवल गवर्नमेंट की स्कीम्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। अब अगले जो इसके प्रॉस हमने देख लिए, अब कॉन्स देख लेते हैं। लोग कॉन्स की तरफ भी बहुत पूछते हैं कि भाई इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, आर्ग्यूमेंट क्या है अगेंस्ट में, आपको ये बताना है। तो आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट में क्या है, ये रिड्यूस करेगा अकाउंटेबिलिटी को। भाई बहुत सालों तक चुनाव ही नहीं होंगे, तो जो लोग हैं वो जब चुनाव नहीं देखेंगे, कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टी ध्यान नहीं देगी, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या आता है, पहला पॉइंट क्या आता है आर्गुमेंट अगेंस्ट में, रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी। यू शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, और आपको ये जानना चाहिए कैसे अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। देखो एक स्टेट दूसरे स्टेट से अकाउंटेबिलिटी तय करता है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए किसी पार्टी को हारने का डर है, मान लो एक पार्टी है जेजेपी, कोई जेजेपी पार्टी, उसको हारने का डर है, मगर उसकी गवर्नमेंट यहाँ पर भी है यूपी में, तो अगर वो यहाँ हारती तो इसका इफेक्ट यूपी पे पड़ेगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी तय करता है, ये अकाउंटेबिलिटी जो है यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी, फेडरल पावर रिड्यूस हो जाएंगी। भाई हमारा स्ट्रक्चर क्या है, यूनिटरी वाइसनेस है हमारे स्ट्रक्चर में, मगर हमने हर स्टेट को फेडरल पावर दे रखी है, ठीक है। नेशनल इशू वुड बी डोमिनेट द पॉलिटिकल नैरेटिव इंस्टीड ऑफ लोकल इशू, ठीक है। देखो कितना अच्छा पॉइंट मैंने यहाँ नोट किया है कि आपके नेशनल इशू डोमिनेट हो जाएंगे, जो नेशनल इशूज़ हैं, जैसे मान लो पाकिस्तान से वार है, चाइना से वार है, लोकल इशू जो इम्पोर्टेंट है, लोकल एजुकेशन नहीं है, म्यूनसिपालिटी में कोई काम नहीं हो रहा है, ये सब जो है इनको एक साइड लगा दिया जाएगा, ठीक है। अगेन ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, डेमोक्रेसी की स्पिरिट क्या कहती है कि आपके हमेशा चेक एंड बैलेंस होता रहना चाहिए, जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रेट हो जाएगा, भाई बहुत सारी फोर्सेस एक साथ लग जाएंगी तो इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रेट हो ही जाएगा। टेम्परिंग की एक इसमें चिंता बनी रहेगी, पॉलिटिकल पार्टी सोचेंगे इस बार टेम्परिंग कर लेते हैं, जवाबदेही तो कोई होगी नहीं, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ लोकल इलेक्शन, भाई लोकल की तो इंपॉर्टेंस खत्म ही हो जाएगी। तो इस तरह से हमने वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ पॉइंट जाने जो आपके एग्जाम में, प्री में, मेंस में किसी तरह से पूछे जा सकते हैं। आपको इससे अच्छे से नोट कर लेना चाहिए थे, अगर नोट नहीं किए हैं तो मेरी आप बात मानिए, इसको एक बार रिपीट करके फिर से सुन लीजिए, आपको कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी वन नेशन वन इलेक्शन को बार बार ढूंढने की। चलिए आज
पॉलिटी का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन का एक क्लॉज डाला गया। कहा गया कि हम ऑल इंडिया फेडरेशन लाएंगे यूनियन में और प्रोविंस लेवल पर, ठीक है। तो इसमें बात बताई गई बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, मतलब फेडरेशन आएगा तो क्यों नहीं आ पाया फेडरेशन, उसका रीजन बताना है आपको कौन सा आंसर सही है। पहला क्या क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन। कह रहा है फेडरेशन नहीं आ पाया हमारे इंडिया में क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने जितने नंबर रिक्वायर थे उतने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट इंडिया अनल्ड, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिमूव कर दिया गया। तीसरा क्या है, गांधी जी एंड अदर नेशनल लीडर वर अपोज्ड, जो गांधी जी थे और अदर नेशनल लीडर थे उन्होंने अपोज किया। सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रेक आउट सून आफ्टर, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई इसलिए नहीं आ पाया फेडरल। देखो इसमें ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये सही है। मैं आपको बताता हूँ क्यों सही है। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक कंडीशन रखी गई थी कि प्रिंसली स्टेट जो हैं अगर 50, मतलब मान लो 100 प्रिंसली स्टेट हैं और उसमें से अगर 50%, मतलब सीधे सीधे 100 मत मानो, जितने हमारे प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम में, जो प्रिंस थे उसको गवर्न करते थे, किंग गवर्न करते थे, अगर वो 50% ज्वाइन कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम इंडिया को फेडरेशन दे देंगे। फेडरेशन का क्या मतलब है, फेडरेशन का मतलब मैंने अभी जैसे देखो पिछले क्वेश्चन में बताया, स्टेट और प्रिंसली स्टेट के पास कुछ पावर रहेंगी, कुछ फाइनेंशियल पावर रहेंगी, वो अपने पावर का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में रिफॉर्म ला सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। देखो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, यही एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि कैसे 11 प्रोविंस थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे और प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने क्या किया कि इसको ज्वाइन नहीं किया, उसकी वजह से इसको फेडरेशन नहीं आ पाया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कहीं अभी लिखा होगा, एग्रीगेट पॉपुलेशन अमाउंटेड टू बी लीस्ट 1/2, मैंने बताया मतलब 1.5 अगर स्टेट अपॉइंट नहीं करते हैं, तो अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो फेडरेशन नहीं आएगा। यही चीज़ इसमें बताई गई है। और अगला पॉइंट बताया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो आप नोट कर लीजिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 derived material from 4 key sources: report of Simon Commission, discussion at थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वाइट पेपर जो रिलीज़ हुआ था 1933 में, और रिपोर्ट हुई थी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की। मतलब कह रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया वो 4 रिसोर्सेज से आया। ये पूछ लेता है कभी कभी, यूपीएससी पूछता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहाँ से आया। देखो साइमन कमीशन आया था, हम जानते हैं 1927 में साइमन कमीशन आ गया। देखो बेसिक्स ये है। 1919 में क्या हुआ, 1919 में हुआ ये कि एक रिफॉर्म आया जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। ये रिफॉर्म आया, इसमें कहा गया अगर ये एक्ट जो हम अप्लाई कर रहे हैं इसको हम 10 साल बाद देखेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, फीडबैक क्या है। तो उसके बाद एक साइमन कमीशन आया, 10 साल बाद आना था मगर 8-9 साल बाद ही आ गया 1927 में, ठीक है। तो उसने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। डिस्कशन हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आप जानते ही अच्छे से गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस जो है किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गई थी, केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गई थी। आप जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लिया करो एक हैशटैग की तरह कि हाँ सर ने बोला है कि कांग्रेस ने कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन नहीं की, केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, ठीक है। और जो वाइट पेपर रिलीज़ किया था उससे, तो हमने ये चीज़ यहाँ पर देखी कि कौन कौन से एक्ट के थ्रू, कन्वेंशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। अब आज का एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो है उसको सस्पेंड कर दिया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ड्यू टू इलेक्शन ना कंडक्ट कराने की वजह से। इन्होंने टाइम पर इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराए, टाइम पर इलेक्शन ना कंडक्ट कराने की वजह से इनकी जो मेंबरशिप है सस्पेंड कर दी गई है। इसी वजह से क्या होगा, विल नॉट बी एबल टू कम्पीट अंडर नेशनल फ्लैग इन द अपकमिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप
इन सर्बिया, मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है सर्बिया में, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? उस पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं मगर नेशनल फ्लैग के अंडर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर बेसिक्स देख लेते हैं क्यों सस्पेंड किया है। देखो, UWW मतलब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं। अगर उस रूल्स और रेगुलेशन को आप फॉलो नहीं करते हो तो आपकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्लॉज ये बताया गया है कि हर 4 साल में इलेक्शन होना ही चाहिए, मगर इलेक्शन नहीं कराया गया। अब इन्होंने नेक्स्ट रीज़न बता दिया गया इलेक्शन क्यों नहीं हुआ। इलेक्शन डिले रीज़न बहुत सारे थे। देखो, सेक्सुअल हरासमेंट का केसेस चल रहे हैं, आपको पता ही, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी चल रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो इस वजह से जो है चुनाव नहीं हो सके। जब चुनाव नहीं हो सके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, तो UWW ने कहा कि आपकी मेंबरशिप को हम रद्द करते हैं, आप नेशनल फ्लैग के अंडर में नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है, बेसिक्स आ गए यहाँ पर। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो रेसलिंग होती है उसको गवर्न करती है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसने भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज़ किया है। ये बहुत सारी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराती है, सपोर्ट करती है, ट्रेन करती है। अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग क्या है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो रेसलिंग को गवर्न करती है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। ये 1912 में फाउंड किया गया था एज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन रेसलिंग स्टाइल, मगर 2014 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएटेड रेसलिंग स्टाइल से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रख दिया गया, ठीक है। यही सब चीज़ें बताई गई हैं इसमें। अब नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। हम जानते ही हैं आर्टिकल 174 के अंदर बताया गया है कि गवर्नर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को सम्मन करेंगे विद इन 6 मंथ, मतलब कोई भी 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 1 to 6, मतलब इस 6 के अंत के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, सेशन होना चाहिए, और एक इस मंथ के अंदर होना चाहिए। इन 12 मंथ के अंदर 2 बार होना ही चाहिए, मगर हमारे यहाँ कन्वेंशन है हर 3 मंथ में एक सेशन होता है। समर सेशन, विंटर सेशन, मानसून सेशन होता है, नहीं होता? तो ये होता है। तो ये क्या हुआ, आर्टिकल 174 कह रहा है कि विद इन 6 मंथ के अंदर गवर्नर को सम्मन देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहा है कि आप विद इन 6 मंथ एक सेशन ऑर्गेनाइज कीजिए। सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, विद इन 48 आवर एडजर्न साइन डाई हो गया। अब आप यहाँ पर सोचना चाहिए कि एडजर्न साइन डाई होता क्या है। एक होता है एडजर्नमेंट और एक होता है एडजर्नमेंट साइन डाई। अब एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है? एडजर्नमेंट साइन डाई में क्या करता है, जब स्पीकर, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन किसी भी सेशन को एडजर्न करता है, मतलब उसके सेशन को कहता है कि आप बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, मैं इस सेशन को एडजर्न कर रहा हूँ, तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है। इसमें टाइम ही नहीं बताया गया होता, बताता ही नहीं है कि कितने टाइम पर हम इसे रिन्यू करेंगे। और एडजर्नमेंट में कहता 2 घंटे के लिए सभा स्थगित की जाती है। कहता नहीं स्पीकर आप कभी भी पार्लियामेंट सेशन देखा करिए, बेसिक नॉलेज आएगी, रूल ऑफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर इशू होता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में आपको पता चलेगा। स्पीकर कैसे, जब कोई बिल आता है तो कैसे बोलता है, हाँ मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। तो ये सब चीज़ें हैं। एडजर्नमेंट साइन डाई और एडजर्न पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। एडजर्नमेंट साइन डाई में कोई टाइम ही नहीं दिया जाता कि कभी भी सेशन नेक्स्ट टाइम में ऑर्गेनाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हमने जानी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में वही बात बताई गई है कि आर्टिकल 174 कहता है कि आपको गवर्नर सम्मन देगा ईच हाउस में जब उसकी विल होगी, मगर ये विल इसकी खुद की विल नहीं होगी। ये आर्टिकल 163 में बताया गया है कि एड एंड एडवाइस दी जाएगी कैबिनेट के द्वारा। मतलब गवर्नर का आम पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में है, मान लो यूपी में योगी जी मेजॉरिटी में है। अब योगी जी ने बोला कि आप सम्मन लाइए, मगर गवर्नर ने कहा मैं सम्मन नहीं ला करता हूँ लेजिस्लेटिव असेंबली को, मैं नहीं करूँगा, मेरी मर्जी है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। ये एड एंड एडवाइस जो 163 के अंदर, आर्टिकल 163 के अंदर दी गई है, ये आपको मानना ही होगी, ठीक है। यही चीज़ बताई गई है। मगर जब चीफ कमिश्नर क्या होगा, लॉस्ट कर जाएगा, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, जब गवर्नर को लगेगा कि ये जो है
मतलब गवर्नमेंट फेल होने वाली है, तो गवर्नर अपनी विल से, इसमें डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो सम्मन नहीं ला सकता है, ठीक है। सम्मन ला सकता है, नहीं ला सकता है, सम्मन ले आएगा लेजिस्लेटिव असेंबली का कि लोग, मतलब मान लो मेंबर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि हम आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, जैसा कि लास्ट टाइम अपोजिशन बीजेपी के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई थी कि एक पर्टिकुलर मेंबर ने स्पीकर को दिया, 50 मेंबर ने लोकसभा में सपोर्ट किया, 100 मेंबर ने राज्यसभा में सपोर्ट किया और नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। ऐसे ही इसमें होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो जब आ जाता है तो गवर्नर क्या है, सम्मन करेगा, ठीक है। तो आज हमने ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए, बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से। आपको हर चीज़ एक छोटे छोटे नोट्स की फॉर्म में नोट कर लेना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे नोट करना है। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।